हाँ जी दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आज सोचा कि अपने डेक पे खड़ा होके आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन की जाए अमेरिका के वीज़ा कैटेगरीज़ के बारे में। और अमेरिका तो हर कोई आना चाहता है, हर एक की ख्वाहिश है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के अंदर, कि किसी तरीक़ा से अमेरिका सेटल हुआ जाए। लेकिन कैसे सेटल होना है, सवाल ये बनता है आपका, ठीक है, जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि आपने अमेरिका में सेटल किस तरह होना है। तो आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात शेयर करता हूँ और आपको मैं वही तरीके बताता हूँ जिस तरीके से मैं अमेरिका में फ़िलहाल सेटल तो नहीं हुआ, लेकिन मैं अमेरिका मेरा इन आउट हो रहा है और बहुत इजीली हो रहा है और कोई मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं होती। तो अमेरिका के जी आने के लिए दुनिया में आपने किसी मुल्क में भी जाना हो तो उसका एक ही तरीक़ेकार है कि आपके पास उस मुल्क का वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। और अब वीज़ा कैसे लेना है, और अमेरिका के बारे में लोगों को यही अंडरस्टैंडिंग है कि जी अमेरिका का जो वीज़ा है ना, वो लेना एक बहुत ही मुश्किल काम है। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, झूठ बोलना पड़ता है, जाली स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, और इंटरव्यू के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, तो फिर ही आपको अमेरिका का या बरतानिया का या यूरोप का वीज़ा आपको मिलेगा। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तानियों के जहन के अंदर, और यही चीज़ उनको मरवाती है, ठीक है। जो झूठ बोलते हैं ना वीज़ा फॉर्म फिल करने के वक़्त, फिर इंटरव्यू के वक़्त, फिर अगर वीज़ा लग जाए खुशकिस्मती से, तो फिर जब इधर एयरपोर्ट पे आते हैं इमिग्रेशन के ऊपर, तो वहाँ पे फिर झूठ बोलते हैं। तो इतने झूठ बोलने पड़ते हैं उनको कि आखिर में कहीं ना कहीं आके पकड़े जाते हैं, और फिर या तो उनकी नेक्स्ट टाइम एंट्री बैन हो जाती है या उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, और फिर अपना मुंह लेके बेचारे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जी साढ़े नाल बुरा हो गया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अमेरिका आना है तो आप किन किन तरीक़ों से और किन किन वीज़ा कैटेगरीज़ के थ्रू बहुत इजीली आप आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही अमेरिका का कॉमन वीज़ा कैटेगरी जिसको बोलते हैं H1B, ये बेसिकली बहुत ही फेमस है और आप मोस्टली लोगों के पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो करंट अमेरिकन गवर्नमेंट है, बेसिकली जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने H1B के ऊपर $1 लाख वन टाइम नॉन रिफंडेबल फ़ीस लगा दी है, जो कि 2026 से इम्प्लीमेंट होगी। और अब इसका मतलब कि अगले साल से H1B का जो चैप्टर है ना, वो तो हो गया क्लोज़, ठीक है। कोई भी लोग जो पहले दुनिया से 60-70 हज़ार 80 हज़ार लोग आता था, अब वो भी 2026 से आना बंद हो जाएंगे। हाँ, इस साल जिनका हो गया उनका हो गया, लग गया, अगले साल से ये चैप्टर हो गया क्लोज़। इसके अलावा आपने कुछ अमेरिका की वीज़ा कैटेगरी सुनी होगी, उनमें एक बड़ी फेमस कैटेगरी है L1 वीज़ा। बेसिकली ये ट्रांसफ़र ऑफ स्टेटस होता है आपका, अगर आपकी कंपनी अमेरिका से बाहर भी काम कर रही है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे आपकी हो गई आपका कंपनियाँ इस तरह, फॉर एग्जांपल नेस्ले पाकिस्तान है, या और आपकी कंपनीज़ हैं जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हैं। तो अगर वहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ से कंपनी अमेरिका अपने किसी भी ब्रांच के अंदर किसी भी एरिया में आपको ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये भी काफ़ी लोग दुनिया में आए हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, कि उनकी कंपनी मल्टीनेशनल थी, अमेरिका में भी काम कर रही, तो उन्होंने उनका चेंज ऑफ स्टेटस कर दिया और उनकी ट्रांसफ़र हो गई, बेसिकली नॉट चेंज ऑफ स्टेटस, ट्रांसफ़र हुई उनकी, और वो वहाँ से ट्रांसफ़र होके अमेरिका आए और उसी कंपनी के पे रोल पे आके उन्होंने जॉब शुरू कर दी, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा एक कैटेगरी वीज़े की जो आजकल बड़ी चल रही है फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5। अब ये जो EB जो है ना, ये बेसिकली क्या वीज़ा कैटेगरी है। अमेरिका के अंदर वीज़े की इतनी कैटेगरी है कि A से शुरू होते हैं और Z पे आके अमेरिका की वीज़ा कैटेगरीज आके ख़त्म होती हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली उन्होंने इतना कम्प्रीहेंसिव और इतनी उन्होंने कस्टमाइज़ उन्होंने ये अमेरिका की वीज़ा कैटेगरी बनाई हुई है कि उसमें से जो है ना आप बहुत मुश्किल से लिमिटेड लोग उन कैटेगरीज़ के ऊपर फॉलो करते हैं और फिर वो आके यहाँ पे सेटल होते हैं। तो बेसिकली जो EB1 की जो कैटेगरी है, ये बेसिकली EB1 और EB2 ये बेसिकली स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपने जो है जर्नलिज़म के अंदर आपने कुछ काम किया हुआ है और आप मीडिया वर्कर हैं, वर्ल्ड फेमस हैं, साइंटिस्ट हैं, मास्टर्स किया हुआ है, तो फिर आप EB1 के अंदर आप जो है ना जॉब अपना वीज़ा स्टेटस अप्लाई करते हैं। और बेसिकली ये आपका एक इंडिविजुअल वीज़ा होता है,
और इसमें आपको ग्रीन कार्ड भी अलाउ होता है और आप अपनी एक्सपर्टीज़ की बेस के ऊपर अमेरिका के वीज़े के लिए, रेजिडेंसी के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। और EB2 जो है वो EB1 की ही एक एडवांस शेप है। अगर आपके पास डिग्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मल्टीपल आपने मास्टर्स किए हुए हैं, PhD की हुई है आपने, तो फिर आप EB2 के अंदर आप फॉल करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है EB1, उस पर ना आए तो फिर EB2, ठीक है। इसके अलावा आपने एक सुनी होगी EB3। EB3 भी स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ना मुश्किल होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसमें क्वालिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्टली IT प्रोफेशनल्स, बैंकर्स हो गए, फाइनेंस के लोग हो गए, वो EB3 के अंदर ट्राई करते हैं अमेरिका आने की, क्योंकि इसमें जो है ना आपका जॉब एक्सपीरियंस मिनिमम 2 इयर्स होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ी सी सॉफ्ट कैटेगरी है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से आपको क्वालिफ़िकेशन होती है। और मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो EB3 में ही लोगों को ना वो कहते हैं जी आप EB3 के थ्रू अमेरिका आ जाएं, हम आपसे $5,000 लेंगे, $7,000 लेंगे। हालांकि उनकी एक चवन्नी नहीं लगती, सिंपल वो आपका फॉर्म फिल करते हैं और मुफ्त के कंसल्टेंट बने हुए हैं। और कंसल्टेंसी के अंदर वीज़ा लगे ना लगे, उन्होंने आपसे कोई पाकिस्तानी कोई 7-8 लाख रुपया, 5-6 लाख, जहाँ आपको चूना लगा उन्होंने आपको लगा दिया और कहा जी आखिर में जी आपका वीज़ा क्वालिफाई नहीं हुआ और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये होगी EB3। एक है EB4। EB4 जो कैटेगरी है बेसिकली ये उन लोगों के लिए जो अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं अमेरिका से बाहर। जैसे अमेरिका की कुछ NGOज़ हो गई जो बेसिकली अमेरिकन बेस्ड NGOज़ हैं, उनमें वो काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं। अमेरिकन कॉन्सुलेट, अब दुनिया भर में आपको पता है एम्बेसीज़ और कॉन्सुलेट अमेरिका के फैले हुए हैं। अगर वो उसके एम्प्लॉई हैं तो फिर आप EB4 कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे और उसके थ्रू आप आ सकते हैं। और ये भी एक ईजी कैटेगरी है। लेकिन कितने लोग अमेरिकन NGOज़ या अमेरिकन गवर्नमेंट या कॉन्सुलेट या एम्बेसीज़ में काम करते हैं, उसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा लें। तो पाकिस्तानियों के लिए तो इसमें वो भी बड़े लिमिटेड चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी है EB5। ये एक बड़ी ही अट्रैक्टिव कैटेगरी है, इसमें आप आ सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसके लिए आपके पास $8 लाख होना चाहिए मिनिमम। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है, ठीक है। अगर आपके पास $8 लाख या उसके इक्वल पैसे हैं तो आप उसके थ्रू अमेरिका का इन्वेस्टमेंट वीज़े के बेस के ऊपर आप डायरेक्टली अमेरिका आ सकते हैं और अपना आके आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और ये जो $8 लाख होंगे ये आपने अपने पास ही रखने, ये आपने किसी को देने नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि $8 लाख जो कि पाकिस्तानी 22 करोड़ रुपया बनता है, ये कितने लोगों के पास है। और अगर किसी के पास है भी तो उसको फिर अमेरिका आने की क्या ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। जिसके पास 20-22 करोड़ रुपये है तो उसके लिए तो अमेरिका ही पाकिस्तान है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है वो यहाँ पे आके बिज़नेस करे और अपना पैसा इन्वेस्ट करे और पाकिस्तान से एक लाइफ छोड़ के, क्योंकि एक बड़ी ही आलीशान लाइफ होगी जिसके पास 20-22-23 करोड़ रुपया है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो पाकिस्तान आएगा और फिर वो काम करेगा। तो ये जितनी भी कैटेगरीज़ मैंने आपको बताई हैं ये तो होगी उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, PhD हैं, मीडिया वर्कर हैं और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो बेचारा वो गरीब आदमी क्या करे जिसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं और ना वो PhD है, ना उसने मास्टर्स किया हुआ है, ना वो इंजीनियर है, डॉक्टर है। तो वो अगर आना चाहता है तो उसने कैसे आना है, असल सवाल तो ये बनता है। तो आज मैं उसके लिए कैटेगरी आपको बताता हूँ कि अगर वो शख्स जिसके पास $8 लाख नहीं है, जिसके पास $6 लाख भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, लेकिन जिसके पास $1 लाख है, $1.5 लाख है, या 1 लाख से लेके $2 लाख तक जिसके पास अमाउंट है, वो अगर आना चाहता है तो उसको मैं आज आपको उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि उसके लिए आपने कैसे आना है। तो उसके लिए एक वीज़ा कैटेगरी है, उसको कहते हैं E2 वीज़ा कैटेगरी। ये लो इन्वेस्टमेंट वीज़ा कैटेगरी है और अगर आपके पास 50,000 से लेके $1.5 लाख, $2 लाख तक या $3 लाख तक आपके पास अमाउंट है तो आप अमेरिका ईज़िली इन्वेस्टमेंट वीज़े के लिए आ सकते हैं अंडर E2। E2 कैटेगरी क्या होती है, बेसिकली ये लो इन्वेस्टमेंट वीज़ा कैटेगरी है और ये नॉन इमिग्रेंट होती है। इस पे आपको किसी अमेरिकन को इतनी ज़्यादा जॉब भी नहीं देनी, लेकिन आप अपना कोई भी आके यहाँ पे बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और ये पैसे आपके अपने अकाउंट में रहेंगे, ठीक है। आपने किसी को देने नहीं है, ना आपने अमेरिकन गवर्नमेंट को देने हैं। आप यहाँ पे आएँ, $50,000, $1 लाख में जो बिज़नेस हैं, जैसे आपकी क्लीनिंग सर्विस हो गई, होम क्लीनिंग सर्विस हो गई, उसके अलावा आपका रेंटल हो गया,
कार रेंटल हो गया, आपने कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, कोई कैफ़े खोल लिया आपने, तो इस तरह के बिज़नेस हैं जो कि 50,000 $1,00,000 में आप इजीली सेटल कर सकते हैं। तो आप इस कैटेगरी के अंदर आप अमेरिका सेटल हो सकते हैं, और ये कैटेगरी पाकिस्तानियों में काफ़ी फेमस है और काफ़ी सारे लोग आए भी हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई डिग्री भी नहीं चाहिए। तो ये E2 कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि मेरे ख़्याल से मोस्टली पाकिस्तानी इसमें फॉल कर सकते हैं और इजीली आ सकते हैं। और इसकी बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि पैसे आपके अपने हों, अपने से मुराद या आपने इनहेरिट किए हों या आपने कमाए हों, और आप टैक्स पेयर हों। ठीक है, ब्लैक मनी ना हो, और आपका सारा पैसा एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है, तो आप E2 के थ्रू पाकिस्तान आ सकते हैं। इसमें आपकी इमिग्रेशन तो नहीं होगी अमेरिका की, लेकिन आप अमेरिका के रेजिडेंस बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से बैठ के या दुनिया के किसी भी मुल्क से बैठ के E2 अप्लाई करते हैं तो आपको 6 साल का वीज़ा मिलेगा अमेरिका का, जो कि एक्सटेंडेबल होगा। और अगर आप अमेरिका आके अपना चेंज ऑफ स्टेटस करते हैं तो फिर आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा, और हर 2 साल के बाद आपकी वीज़ा एक्सटेंड होगा। और अच्छी बात यह कि आप जब बिज़नेस कर रहे हैं तो आपने कोई बिज़नेस प्रॉफिटेबल भी नहीं करना, आपका बिज़नेस होना चाहिए चाहे वो लॉस में क्यों ना चल रहा हो, क्योंकि लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिज़नेस। इवन अगर आप नो लॉस नो प्रॉफिट में चल रहे हैं तो भी आप अपने इस स्टेटस को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो सबको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर वो आना चाहते हैं, उनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो E2 के थ्रू आएँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कि अगर आप पाकिस्तान से बैठ के E2 के लिए अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी होता है, क्योंकि आपने आना होता है कॉन्सुलेट के थ्रू, एम्बेसी के थ्रू, और फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लंबा लग जाता है। इसके लिए फिर आपको एक अच्छा लॉयर करना पड़ेगा जो कि आपका केस बिल्ड करे, और इसमें टाइम फ्रेम कोई आपको 1 साल के करीब या 1.25 साल के करीब आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, आपका वकील एक अच्छा लॉयर है, तो फिर आपका वीज़ा क्वालिफ़िकेशन हो सकती है, और ये आपका पूरा फैमिली बेस्ड वीज़ा है, यानी कि आपके जितने डिपेंडेंट हैं अंडर 21 वो इसके थ्रू अमेरिका आ सकते हैं। उनके वही राइट्स होंगे, एजुकेशन उनको फ्री मिलेगी, और जो बाकी उनको जो अपना घर ले सकते हैं वो यहाँ पे आके बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना बेसिकली इसमें अवेलेबल है E2 के अंदर। तो अब नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने आना कैसे है। एक तरीका तो वो है जो मैंने आपको बता दिया कि आप अमेरिकन कॉन्सुलेट के थ्रू अप्लाई करें अपने मुल्क से, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और थोड़ा सा ट्रिकी है, और इसमें आप समझ लें डिपेंड करता है कि आपका लॉयर किस हद तक आपके साथ लॉयल है। अगर आपका लॉयर आपके साथ लॉयल है तो फिर तो वो आपका E2 क्वालिफाई कर देगा, लेकिन अगर वो कोई चलता फिरता लॉयर है तो फिर वो थोड़ा सा आके ना ऑब्जेक्शन के चांसेस इसमें इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसका एक बेस्ट तरीका है कि आप अमेरिका भी आ जाएं, और आपके चांसेस भी 100% नहीं तो कम से कम 90% आपके चांसेस हों कि आप अमेरिका का E2 वीज़ा क्वालिफाई कर दें। उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अमेरिका का B1 B2 वीज़ा अप्लाई करें, जो कि 5 साल का आपका विजिटर प्लस टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तानी को मिलता है 5 ईयर्स का। ठीक है, और 6 मंथ आपकी एंट्री होती है, यानी कि 6 महीने तक आप जब अमेरिका आएंगे तो आप कंटिन्यू स्टे कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी एडवाइस है, अगर कोई आना चाहता है E2 के अंदर, कि पहले वो B1 B2 वीज़ा अप्लाई करे, अमेरिका आए, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खोले। आप टूरिस्ट वीज़े के ऊपर अपना आराम से यहाँ पे बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और उसमें अपनी अमाउंट को आप डंप करते रहें। ठीक है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, और बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन रखें पाकिस्तान से, चाहे वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट हो या बड़ी अमाउंट हो, डिपेंड कि आप किस तरह उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप चुप करके जो है ना उसको ट्रांसफ़र करें अमाउंट को, और अपना जब आपके पास $1,00,000 $1.25 लाख हो जाए तो आप अमेरिका से ही बैठ के अपना चेंज ऑफ स्टेटस करवा लें। बड़ा इजीली हो जाएगा। 3 महीने तक आपने स्टे करना है। 3 महीने के बाद आप अपना किसी भी लॉयर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, गोरा लॉयर मिल जाएगा, वो आपसे कम पैसे चार्ज करेगा, $5,000 6,000 $7,000 करेगा। देसी लॉयर जो होगा वो आपसे कम से कम $10,000 चार्ज करेगा। तो ये यहाँ पे एक बेनिफिट है और डेफिसिट भी है हमारे देसी लॉयर का और गोरा लॉयर का। गोरा जो लॉयर होगा ना वो हमेशा लॉयल होगा, और जो पाकिस्तानी लॉयर होगा वो भी लॉयल होगा, लेकिन वो पैसे बड़े आपसे लेगा, तो वो कम से कम आपसे $10-12,000 आपसे वो झाड़ लेगा। तो वही काम आप किसी गोरे लॉयर को हायर करके आप $5,000-6,000 के अंदर आप इजीली आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है। और अपना अकाउंट खोलें, यहाँ पे आके अपना चेंज ऑफ स्टेटस करें, और अपनी फैमिली को यहीं पे रख लें, ना कि आप अमेरिकन एम्बेसी या कॉन्सुलेट के थ्रू आके आप वीज़ा लगवाते हैं।
तो ये थी जी आज की हमारी मेजर इन्फॉर्मेशन कि अगर आपने अमेरिका आना है तो कैसे आना, वो मैंने आपको सारी वीज़ा कैटेगरी बड़ी इजी फॉर्म में बता दी हैं। और एडवाइस मेरी आपको यही है कि आप E2 के थ्रू पाकिस्तान से अमेरिका सेटल हो सकते हैं। इवन कि आप मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, कहीं भी हैं, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप उसके थ्रू अमेरिका आके परमानेंट रेजिडेंसी इनकी ले सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूलिंग में पढ़ेंगे और घर अपना ख़रीद सकते हैं, जो मर्ज़ी करें, बिज़नेस करें, गाड़ी लें और अपनी लाइफ को स्पेंड करें। तो आई होप आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी और सेशन में। अब नेक्स्ट में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि अमेरिका में एक फ़ैमिली का एवरेज एक्सपेंस कितना है, जिसके 4 से 5 या 6 मेंबर की फैमिली है विद किड्स। तो आपकी एक फैमिली का कितना एक्सपेंस है और आपकी यहाँ पे लोगों की अर्निंग कितनी है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपसे डिस्कशन होगी। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।